नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज की जो कहानी है उसका नाम है अभिमन्यु। तो चलिए अब हम इस रहस्यमयी कहानी को अभिमन्यु की जुबानी सुनते हैं। क्या होता है जब एक नौजवान लड़के को एक लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल निकलती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूब जाते हैं कि अब वे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। जो पहले जन्म में लड़की इस लड़के की प्रेमिका रहती है, जो छल से लड़की उस लड़के को मार देती है, उस लड़के के प्यार को कोई समझ नहीं पाता है और उस लड़के को तड़पा तड़पा मार डालती है। क्या होगा जब लड़के को पता चलेगा कि उसकी प्रेमिका कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। वह चुड़ैल जो जिस्म की भूखी हो, जो लोगों को अपने जिस्म की प्यास बुझाने के बाद मार डालती हो। क्या लड़का उस लड़की से अपना पिछले जन्म का बादला लेगा या फिर वो लड़की इस बार भी लड़के को मार डालेगी? तो इस कहानी को जानने के लिए, एक चुड़ैल की प्रेम कहानी, आप अंत तक सुनोगे तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखें ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सन 2020 दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक आयोजन चल रहा था। उस आयोजन में लड़के लड़कियां मंच पर जाकर अपना हुनर दिखा रहे थे। तभी मंच पर 5 फीट 6 इंच की हाइट वाली एक 21 साल की लड़की मंच पर जाती है। वह एक रिकॉर्डिंग गाने पर डांस कर रही थी। चिकनी चमेली और अलबेली गाने का बोल था। उसका डांस देखकर नीचे खड़ा हुए सभी लोग उसके दीवाने हो रहे थे, उसके मतवाले हो जा रहे थे। उसके डांस के मूव्स ने सबको उसके प्रति खींचने लगी थी। नीचे ग्राउंड में देखने वालों की मुख से चिख और सिटी की आवाजें बज रही हैं, जो ग्राउंड के बाहर भी सुनाई दे रही थी। अभी वह लड़की 2 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थी। उसे कोई नहीं जानता था ना, वो किसी को जानती थी, पर उसकी डांस ने सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ दिया था। प्रोग्राम खत्म हुआ। सभी लोग कॉलेज में जाकर अपना अपना सामान पैक करने लगे, अपने अपने घर या हॉस्टल जाने के लिए निकलने लगे। तभी सामने से 5 फुट 8 इंच का लड़का पीछे से चिल्लाते हुए आया, जिसकी उम्र शायद 20 साल होगी। हेलो हेलो मैडम, जरा इधर भी तो सुनो। तभी थोड़ी ही दूर पर चल रही लड़की बोलती है, हाँ जी बोलिए। उसकी आवाज में एक आक्षरण था और मासूमियत। तभी वह लड़का बोलता है, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। जानती हैं, सारे लोग आपके दीवाने हो गए। क्या डांस था, क्या बॉडी मूव स्टेप बाय स्टेप, जैसे मानो स्वयं कैटरीना कैफ ही डांस कर रही हो। अच्छा, आपका नाम क्या पड़ेगा? तभी लड़की बोलती है, उससे आपको क्या मतलब, मेरा नाम क्या पड़ेगा? अरे यार, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने बस नाम ही तो पूछा है तुम्हारा। ऐसे कर रही हो मानो जैसे मैं कोई रॉकेट साइंस का सवाल पूछ लिया हूं। तभी वह लड़की धीरे से बोलती है, मेरा नाम मंडोली का पड़ेगा। मंडोली का? ये तो हिंदी फिल्मों की चुड़ैल का नाम है। हंसते हुए अपना मुंह बनाते हुए बोला। तभी वह लड़की धीरे से बोलती है, मेरा नाम माया है। मैं अभी अभी 2 दिन हुए आए हुए इस कॉलेज में। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर चांदनी चौक वाला जो मैदान है ना, उसके पीछे थोड़ी सी आगे। अरे उसके पीछे तो शमशान घाट। लड़का ने बोला, कभी उधर गए हूं? नहीं, मैं तो गुड़गांव में रहने वाला हूं। मैं उधर कभी नहीं गया हूं, बस मैं सुना हूं कि उसके पीछे शमशान घाट है। मैं भी सुना हूं कि गुड़गांव में भगवान घाट है और वहां पर भगवान रहते हैं। मजाक क्यों कर रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं उस साइड नहीं गया हूं। तभी वह लड़की बोलती है फुसफुसाते हुए भारी आवाज में, कभी आना, हम घुमा देंगे। वहां पर हमसे भी सुंदर सुंदर नौजवान लड़कियां हैं। न जाने कितने वर्षों से मर्दों का इंतजार कर रही है। तभी वह लड़का दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है, बाय द वे, मेरा नाम अभिमन्यु पड़ेगा, लेकिन प्यार से लोग मुझे अभी बुलाते हैं। तुम भी अभी बुला सकती हो बाय। अब मैं चलता है, मुझे मेट्रो पकड़नी है। कहते हुए वह लड़का दौड़कर पास के मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लगता है। दूसरे दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में सारे बच्चे धीरे धीरे आना चालू हो गए थे। कोई अपनी कार से तो कोई अपनी बाइक से कॉलेज आ रहा था। तभी पीछे से एक लड़का आगे चल रही लड़की को पुकारता है, हेलो हेलो माया उर्फ मंजोलिका, रुको यार, हमको भी साथ लेकर चलो। माया बोलती है, तुम कोई बच्चा हो जो तुमको अपने साथ अपनी गोद में उठाकर ले चले? उसकी यह बातें सुनकर रास्ते में चले रहे सारे लड़के डकियां हंसने लगती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ब्रांच कौन सा है? पास आते हुए लड़के ने पूछा। मेरा ब्रांच हिस्ट्री है। उससे तुमको क्या मतलब? लड़की थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, यार तुम हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती हो?
तुम नॉर्मल आराम से बात नहीं कर सकती हो? उस लड़के की आंखों में अपनी आंखें डालकर वह लड़की एक गंभीर आवाज में बोलती है, हाँ मैं कर सकती हूं। जब उस लड़की की आंखें उस लड़के से मिलती हैं तो उस लड़के के अंदर एक अजीब एहसास होता है। एक अजीब अपनापन लगने लगता है, मानो उस लड़की को वह बहुत पहले से जानता हो। उस लड़की के साथ उसका पुराना या पिछले जन्म का कोई संबंध हो। वह लड़का धीरे से बोलता है, क्या तुम कॉलेज के बाद पास वाली बगीचे में मिलेगी? वह लड़की झट से जवाब देती है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे लफंगों के साथ मिलने के लिए। तभी वो लड़का यानी अभिमन्यु अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हुए बोलता है, मैं वेट करूंगा, भूलना मत, कोलाज की छुट्टी होती है। वह लड़का यानी अभिमन्यु दौड़ते हुए क्लासरूम से निकल रहे बच्चों के बीच माया को देखता है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती है। तो तभी अभिमन्यु बगीचे की तरफ जाने लगता है। वह बगीचे में इधर उधर उस लड़की को खोजने लगता है, यानी माया को खोजने लगता है। तभी कुछ दूरी पर माया बगीचे में लगी एक झूले पर बैठी हुई नजर आती है। अभिमन्यु दौड़ते हुए उसके पास जाने लगता है और उसके पीछे से धीरे से जाकर उसका आंखें मूंद लेता है। तभी माया धीरे से बोलती है, अभिमन्यु आंखें क्यों मूंद रहे हो मेरी? तभी अभिमन्यु बोलता है, यार तुमने कैसे पहचान लिया मुझे? मैं किसी से एक बार बात कर लूं तो उसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती हूं। वह इंसान हमें याद रहता, और तुम तो, अच्छा यह तो कमाल है यार। अभिमन्यु अपना चेहरा बनाते हुए बोला, मैं तो सोचा था तुम यहां नहीं आओगी, लेकिन तुमने मेरी बात मानकर आ गई हो। तभी वह लड़की बोलती है, अधिक नौटंकी मत करो, ये बताओ यहां मुझे किस लिए बुलाए हो? बस ऐसे ही बुलाया हूं, बस तुमसे जब से मिला हूं बस तुम्हारी ही याद आ रही है। मैं पूरी रात जगा हूं तुम्हारे ही ख्यालों में डूबे हुए। मुझे बस मन करता है तुम्हारे साथ समय बिताऊं, तुम्हारे साथ घूमूं, तुम्हारे साथ फिरूं, तुम्हारे साथ नाचू गाऊं। तभी माया बोलती है, ओ नौटंकी के महानायक अब रहने दो, बस करो, अब बहुत हुआ। यार तुम हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती हो? जब देखो तब मेरा मजाक ही उड़ाती रहती हो। अरे मुझसे मिलने के लिए लड़कियों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और एक तुम हो जो मैं तुमसे खुद मिलना चाहता हूं, तुमसे बात करना चाहता हूं, तो तुम मुझे भाव ही नहीं दे रही हो। बड़ी अजीब हो यार, अपनी कांधे उचकाते हुए बोला। तभी माया बोलती है, मैं क्यों भाव दूं? मैं तुझे इज्जत क्यों दूं? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, जो प्यार के नाम पर बस अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं और प्यार का झूठा वादा करते हैं, और कुछ समय बाद जब हवस पूरी हो जाती है तो लात मार के छोड़ देते हैं। सच्चा प्यार कहाँ है? अब इस दुनिया में सभी अपने मतलबी हो गए हैं, बस अपनी हवस को पूरा करने के लिए प्यार का नाटक करते हैं। कोई नहीं है आजकल सच्चे प्यार को कहते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह शांत हो जाती है, मानो अपनी कोई पीछे की बात याद करके कहीं खो गई हो। तभी अभिमन्यु अपने घुटने पर बैठकर माया की आंखों से निकल रहे आंसू के बूंदे को पोंछने लगता है और अपने सीने से उसको लगा लेता है। सीने से लगाते ही माया एक रहस्यमयी हंसी के साथ धीरे से मुस्कुराती है और धीरे से भारी आवाज में बोलती है, इसी प्यार में कितने को मौत का घाट उतारा है, अब तेरी बारी है। कुछ समय के बाद अभिमन्यु अपने सीने से माया को अलग करते हुए उसके माथे को चूम लेता है और कहता है, माया मैं वैसा नहीं हूं। भले ही मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां मुझसे प्यार करना चाहती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूं जो हर किसी के साथ प्यार करने लग जाऊं, हर किसी के साथ इश्क करने लग जाऊं। वह कहते हुए माया के कमर में अपना हाथ डालने लगता है। हाथ डालकर वह माया के होठों पर किस करने वाला ही होता है। तभी माया उसे दूर हटाते हुए बोलती है, चलो बहुत लेट हो गया, घर भी जानी है। दोनों एक दूसरे के हाथों में अपनी हाथ डालकर बातें करते हुए जाने लगते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगा था और आसमान में काले घने बादल छाने लगे थे। अभिमन्यु आसमान की तरफ देखकर बोलता है, लगता है आज भी बारिश होने वाली है, और अंधेरा भी धीरे धीरे होने लगा है। तभी कुछ दूर चलने के बाद माया अभिमन्यु से बोलती है, तुम चले जाओ, मैं बस पकड़कर चली जाऊंगी। देखो अंधेरा भी हो गया, तुम चले जाओ अभिमन्यु, मैं बस पकड़ लूंगी। नहीं माया, देखो आज का मौसम सही नहीं है, तुम लड़की हो, जब तक तुम बस में ना बैठ जाओ तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तुम तो जानती ही हो दिल्ली का हाल, यहां पर तो दिन में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती हैं, रात का बात ही छोड़ो। दोनों बैठकर बस स्टैंड पर बस का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते 2 घंटा बीत जाता है, फिर भी उस रूट का बस नहीं आता है। बहुत अंधेरा भी हो चला था।
कुछ देर बाद माया अभिमन्यु से बोलती है, तुम चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। आज शायद बस भी नहीं आएगा। अभिमन्यु, ऐसे कैसे चली जाओगी? मैं टैक्सी पकड़ लूंगी, तुम चले जाओ। अभिमन्यु तभी सामने से आ रही एक टैक्सी को अभिमन्यु हाथ देता है। टैक्सी आकर अभिमन्यु के पास रुक जाती है। हाँ बोलिए भैया, कहाँ जाना है? बैठ जाओ माया, आज का मौसम भी सही नहीं है और बस भी नहीं आया। माया उस टैक्सी में पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। आप नहीं चलिएगा भैया, बस भाभी ही जाएंगी। मैं 60 रू लूंगा, आम देना है तो बोलिए। तभी अभिमन्यु अपने पॉकेट से 60 निकाल कर दे देता है और माया से कहता है, माया अपना ध्यान रखना। तभी टैक्सी फुर करती हुए आगे बढ़ जाती है। अगले दिन अखबार में खबर छपती है कि एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई है। वह नंगा चांदनी चौक के पीछे वाली श्मशान घाट के अंदर उसकी बॉडी मिली है। उसके शरीर पर से सारे कपड़े गायब हैं। शायद उसके साथ कोई संभोग किया हो और उसके दोनों आंखें निकाल दी गई थीं। यह खबर पूरी दिल्ली में फैल चुका था। कॉलेज की दूसरे दिन अभिमन्यु दौड़ते हुए माया के पास जाता है और माया से पूछता है, तुमने आज का न्यूज सुना? नहीं, क्या हुआ अभिमन्यु? वो टैक्सी वाला है। कौन टैक्सी वाला अभिमन्यु? अरे जो कल तुम्हें ले गया था, उसकी मौत हो गई है। किसी ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। जहां से तुम आती हो ना, वह चांदनी चौक वाली शमशान, उसी के अंदर तो यह घटना हुई है। उसके साथ किसी ने संभोग करके उसकी दोनों आंखें निकाल लेती हैं और उसके शरीर के सारे खून चूस लिए गए हैं। पता नहीं कौन है जो यह सब किया है। न्यूज में तो बता रहा था कि वह किसी आम आदमी की हत्या की हुई नहीं है, उसे कोई भूत प्रेत ने मारा है। यहाँ पहले तो यह सब लड़कियों के साथ होता था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थीं। अब यह मर्दों के साथ भी होने लगा। अब इस दिल्ली में मर्द भी सुरक्षित नहीं है। अपनी सिर पर हाथ रखते हुए बोला, वो तो तुम्हारे साथ ही न गया था? माया? माया? हाँ, मेरे साथ ही गया था, पर मैं अपने घर के दरवाजे के पास उतर गई। फिर वह टैक्सी लेकर श्मशान घाट की तरफ जाने लगा। मैं सोची उसका घर उधर ही होगा। मैं अपने घर के अंदर चली गई। फिर पता नहीं, मैं आज खुद ही लेट से जागी हूं। कॉलेज के लिए लेट हो रहा था तो मैं जल्दबाजी में कॉलेज आई। कोई बात नहीं माया, तुम क्लास के बाद वही बगीचे में मिलना। इतना कह अभिमन्यु अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। क्लास की छुट्टी होती है। माया अपने क्लासरूम से निकलकर बगीचे की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ लड़कों उसके पास आते हुए उसे छेड़ने लगते हैं। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है, वो बेबी कहाँ चली, हमें भी अपने साथ लिया चलो। तभी दूसरा लड़का बोलता है, अरे भाई, ये वही है ना जो उस दिन चिकनी चमेली गाने पर डांस कर रही थी। भगवान कसम, इसकी डांस देखकर उस रात मेरी अंडरवियर गिल्ली हो गई थी। तब एक दूसरे लड़का माया के सामने आते हुए बोलता है, क्या बेबी चलेगी ओयो? क्यों तड़पा रही हो? इन बच्चों को माया की कमर छूते हुए बोलता है। तभी माया उस लड़के को एक झापड़ दे मारती है। गाल पर थप्पड़ पड़ के ही उसके नाक से खून बहने लगता है। वह अपनी गाल को पकड़कर नीचे बैठ जाता है और उसके साथी भी उसकी मदद करने लगते हैं। इतने में माया उन सब से बचकर आगे निकल जाती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद पीछे से अभिमन्यु उसे पुकारते हुए आता है। कहाँ थी तुम माया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। कहीं नहीं अभिमन्यु, बस कुछ लोगों से पाला पड़ गया था, उन्हीं को सबक सिखा रही थी। हाँ, तो कहाँ चले? वहीं बगीचे या कहीं और? मुझे मंदिर गए हुए बहुत दिन हो गए। चलो ना, क्या हम मंदिर चल सकते हैं? अभिमन्यु ने माया से पूछा। तभी माया कहती है, नहीं अभिमन्यु, आज नहीं कभी, और क्योंकि आज मैं नॉनवेज खा लिया हूं। नॉनवेज खाकर मंदिर नहीं जाया जाता, तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ, लेकिन यही मंदिर से कुछ दूर पास ही में एक पुराने जमाने का एक खंडहर है। लोग बोलते हैं वह पहले जमाने में किसी रानी का मकबरा था। क्या तुम वहां चल सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, चलो। अभिमन्यु माया का हाथ पकड़ते हुए बोला। दोनों अभिमन्यु और माया उस खंडहर के पास जाने लगते हैं। खंडहर बहुत पुराना था। उसकी पत्थर की दीवारें गिरी हुई थीं। जगह जगह बड़े बड़े कीड़े, मकौड़े और चमगादड़ थे और उनमें से एक अजीब गंध आ रही थी। तभी माया अभिमन्यु को एक तरफ दिखाते हुए बोलती है, देखो अभिमन्यु, वहां पर राजकुमार और राजकुमारी दोनों बैठे हुए थे। वह अपने प्रेम में धीरे धीरे लीन होते जा रहे थे। तभी राजकुमारी की पिता यानी इस महल के राजा वहां पहुंचते हैं और दोनों को इस हालत में देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो राजकुमार था ना, वह उनके दुश्मन है, राज्य का राजकुमार था। तो उन्हें इन दोनों का प्यार अच्छा नहीं लगा। राजा चुपके से जाकर दोनों को अपनी तलवार से हत्या कर देता है और दोनों वहीं पर अपनी प्राण त्याग देते हैं। वह कहते हुए धीरे धीरे अभिमन्यु के करीब आने लगती है। अभिमन्यु भी उसके करीब आने लगता है।
वह दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भरने लगते हैं और लंबी लंबी सांसों के साथ एक दूसरे से लिपटने लगते हैं। माया झट से अभिमन्यु के होठों को चूमने लगती है। अभिमन्यु भी माया की होठों को चूमने लगता है। अभिमन्यु धीरे धीरे माया के कपड़े को खेलने लगता है। माया भी अभिमन्यु के कपड़े को खोलने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे थे। तभी कहीं दूर से धीरे धीरे किसी की कदमों की आने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अभिमन्यु झट से माया को छोड़कर अपना कपड़ा पहनने लगता है। माया जल्दी करो, कोई आ रहा है। माया भी झट से अपना कपड़ा पहन लेती है। तभी दूसरी तरफ से एक औरत अपने माथे पर गोल काली बिंदी साटे हुए आती है। आकर माया और अभिमन्यु को नीचे से ऊपर की तरफ घूरते हुए बोलती है, तुम भी मारेगा, एक दिन जरूर मरेगा तू। इससे दूर जा, जा चला जा, नहीं तो तुझे ये खा जाएगी, तुझे मार डालेगी, जा भाग जा। अभिमन्यु की ओर देखकर कहते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी अभिमन्यु माया की तरफ देख बोलता है, यह क्या कर रही थी, कहाँ की है, ऐसे क्यों बोल रही थी? वह खा जाएगी, वह तुझे मार डालेगी, जा चला जा। ये किसको बोल रही थी? हमको कौन खा जाएगा? कहते हुए उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। लेकिन माया उसे औरत की तरफ एक क्रूर नजर से देखते ही जा रही थी। वह देखकर मन ही मन बुधा रही थी, तू तो बच गई, इस जन्म में तुम नहीं बचेगी, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। जिले जितनी झीनी है जिंदगी, तू नहीं बचेगी, तू नहीं बचेगी। कहते हुए अपनी दांतें को पिस रही थी। खंडहर की ठंडी दीवारों पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। दूर आसमान में चमगादड़ मंडरा रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सी सिहरन थी। माया की आंखें अब भी उस बूढ़ी औरत की दिशा में टिकी थीं, जो अभी अभी उन्हें वो सब बातें कह के गई थी। अभिमन्यु ने हंसने की कोशिश की, अरे यार, लोग भी ना डराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब देखो, चुड़ैल भूत जैसी बातें आज भी लोग मानते हैं। वह माया की ओर देखकर मुस्कुराया, पर माया मुस्कुराई नहीं। उसका चेहरा स्थिर था, आंखों में कोई और ही गहराई थी, जैसे उसके अंदर तूफान आया हो और वो उसको शांत कर रही हो। अभिमन्यु, माया ने धीमे से कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि मैं इंसान नहीं हूं, तो क्या तुम मान लोगे? अभिमन्यु हंसा, क्या मतलब? तुम तो बिल्कुल इंसानों जैसी लगती हो, बल्कि उनसे भी खूबसूरत। माया ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, चलो अब देर हो रही है, चलें। दोनों खंडहर से निकलकर सड़क की ओर बढ़ने लगे। हवा ठंडी थी, लेकिन अभिमन्यु को एक अजीब गर्माहट महसूस हो रही थी, शायद माया के करीब होने की वजह से। उसके बालों से आती हल्की खुशबू, उसकी चाल की लय, सब कुछ किसी जादू की तरह था। रास्ते में वे दोनों बहुत देर तक चुप रहे। केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिमन्यु ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। माया, वह रुक गई। तुम शांत क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी आंखों में कुछ है, जैसे कोई राज हो जो तुम बताना नहीं चाहती। माया ने धीरे से मुस्कुराया, हर किसी के दिल में एक न एक राज होता है अभिमन्यु। फर्क बस इतना होता है कि कुछ राज इंसान के होते हैं और कुछ इंसान राज के। क्या मतलब? माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक ठंडा चमक उठा, हल्का नीला सा, जो क्षण भर में गायब हो गया। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अभिमन्यु का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। रात भर उसे अजीब अजीब सपने आए। सपनों में वही खंडहर था, वही नीली रोशनी और एक लड़की की चीख, तुमने मुझे धोखा दिया अभी, तुमने वादा तोड़ा। वह पसीने से तरबतर होकर उठा। घड़ी ने 3 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी अभिमन्यु को लगा कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। जब उसने देखा तो एक धुंधली आकृति थी, बिल्कुल माया जैसी, जो मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु ने डर कर आंखें बंद कर ली। जब खोली तो कोई नहीं था। सुबह कॉलेज में माया हमेशा की तरह शांत थी। वह अभिमन्यु से बोली, क्या हुआ, आज बहुत थके हुए लग रहे हो? अभिमन्यु ने झूठ बोला, बस नींद नहीं आई। वैसे कल तुम बहुत अजीब लग रही थी। वो औरत जो थी, वो तुम्हें जानती थी क्या? माया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, नहीं नहीं, शायद किसी और के लिए कहा होगा। पर माया की आंखें कुछ और कह रही थी। उसी शाम माया ने खुद अभिमन्यु को बुलाया। आज शाम चांदनी चौक के पीछे वाले मैदान में मिलो। माया ने अभिमन्यु को मैसेज किया। अभिमन्यु पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। वह माया को इधर उधर खोज रहा था। तभी उसने देखा माया सफेद कपड़ों में खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा फीका। तभी अभिमन्यु वहां पहुंच जाता है और बोलता है, माया तुम ठीक हो? माया मुस्कुराई, बहुत ठीक हूं।
बस आज तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ बताना है। वह उसे श्मशान की तरफ ले गई। माया, यहां क्यों लाई हो? पागल हो गई हो? ये तो शामशान घाट है। माया धीरे से बोलती है। बस देखो, श्मशान की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन एक जगह जमीन से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। माया झुकी, अपनी हथेली उस रोशनी पर रखी और बोली, यही मेरी दुनिया है अभिमन्यु। क्या मतलब तुम्हारी दुनिया? माया की आंखें अब पूरी नीली हो चुकी थीं। उसकी आवाज भी भारी हो चुकी थी। तुम नहीं जानते, इस जगह पर मेरी देह जलाई गई थी 200 साल पहले, जब मैं इंसान थी। अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या माया? माया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं किसी और जन्म में तुम्हारी प्रेमिका थी अभिमन्यु। उस वक्त तुम राजकुमार अर्जुन थे। हमने वादा किया था कि मरने के बाद भी एक दूसरे को ढूंढेंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया था। तुमने किसी और से विवाह कर लिया था, और उस धोखे में मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार डाला, क्योंकि मैं एक दासी पुत्री थी। याद है तुझे जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे? जब मैं तुम्हारी जान बचाई थी, तुम अपने कुछ 4 सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने आए थे। तुम जंगल में शिकार खोज रहे थे, तभी तुम सब पर 2 बाघों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया था, जिसमें तुम्हारे सैनिकों की जान कुछ ही क्षण में चली गई। बाघों ने उन्हें मारकर खा गया। तुम्हारा तलवार तुम्हारे हाथों से छूटकर कहीं दूर खो गया था, और तुम नीचे जमीन पर पड़े थे। एक बाघ ने तुम पर अपनी पंजों से वार करने ही वाला था, तभी मैं आकर पीछे से बाघ पर अपनी कतार से हमला कर दिया। बाघ वही तुम्हारे ऊपर मर गिर पड़ा। तुमने अपनी आंखें बंद की हुई थी, तभी आपने अपनी आंखें खोला तो आपके सामने मैं थी, और बाघ बगल में मरकर पड़ा हुआ था। आपने हमें अपनी जान बचाने की खुशी में अपने गले में पहने मोतियों का हार दिया था। उसके बाद आप मेरे साथ मेरे झोपड़ी में गए थे, जहां आपने मेरे साथ रात बुताई थी। मेरे माना करने के बाद भी आपने मेरे साथ संबंध बनाए थे, ये कह कि मैं तुम्हें ही अपना रानी बनाऊंगा। आप जंगल में शिकार खेलने के बहाने आते, लेकिन आप शिकार न खेलकर मेरे साथ रातें बिताते, और मेरे द्वारा किए हुए शिकार को आप लेकर अपने महल जाते थे। याद है, आपको आपका बच्चा मेरे पेट में हो गया था, तो आप हमें छोड़कर जाने से पहले वचन दिए थे कि आप हमको अपनी रानी बनाएंगे, मेरे साथ विवाह रचाएंगे। लेकिन आपने उसके बाद मेरे पास आना ही छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आपकी शादी हो रही है आपके पड़ोसी राज्य के राजकुमारी से। वो दिन तो याद ही होगा आपको, जिस दिन अकेले ही शिकार खेलने आए थे और रात में जोड़ों की बारिश होने लगी थी। आप भींगे हुए ही मेरे झोपड़ी में आए थे। आप भूखे थे, तो आपको मैं खाना खिलाई थी। आपसे मैंने ये सब सारी बातें पूछने लगी, तो आपने मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने को कहा। आप कहने लगे कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी राजा की पुत्री नहीं हूं। मैं रो रही थी, तुम्हारे सामने भीख मांग रही थी, लेकिन तुमने मुझे ठोकर मारकर जाने लगे। इसी गुस्सा में पीछे से अपनी कतार से तुम्हारे गर्दन पर वार किया। तुम्हारे गर्दन से खून के फुहारे निकलने लगे। कुछ समय बाद आपकी जान निकल गई। तुम्हारी लाय को लेकर मैं नदी के किनारे फेंक दिया, ताकि किसी को पता न चले कि तुमको मैंने ही मारा है। जानते हो मैंने तुमको क्यों मारा? क्योंकि तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और का नहीं हो सकते। लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारे पिता को पता चल गया कि तुमको मैंने ही मारा है। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ आकर एक रात मेरे पेट में चाकू घोंपकर मेरे झोपड़ी में आग लगा दिए थे। अब कुछ याद आया अभिमन्यु, कह उसके पास आने लगती हैं। तभी अभिमन्यु पीछे हट जाता है। ये झूठ है, मैं वो नहीं हूं। नहीं अभी, माया चीखी, तुम वही हो, वही आत्मा, वही आंखें। मैंने तुम्हें पहचाना पहली मुलाकात में ही। अभिमन्यु कांप गया। माया धीरे धीरे उसके करीब आई। उसका चेहरा ठंडा और पीला पड़ चुका था। मैंने तुमसे बदला लेने की ठानी थी। हर जन्म में, हर बार मैं तुम्हें खोजती हूं, प्यार करती हूं, और फिर तुम्हें वही दर्द देती हूं जो तुमने मुझे दिया था। वह अभिमन्यु के गाल पर उंगलियां फेरती है। लेकिन इस बार कुछ अलग। अभी इस बार दिल नहीं मान रहा। अभिमन्यु की आंखें भी नम हो गईं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो खुद को इस श्राप से मुक्त कर लो माया। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम इंसान हो, बस अपने गलत अतीत में फंसी हुई हो। माया की आंखों में दर्द झलकने लगा। क्या सच में तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, जब तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अभिमन्यु ने धीरे से कहा। प्यार किया था, करता हूं और करता रहूंगा, चाहे तुम इंसान हो या आत्मा। माया रो पड़ी। उसकी आंखों से निकलते नीले आंसू जमीन पर गिरकर धुएं में बदल गए। अगर ऐसा है तो मुझे गले लगा लो,
आखिरी बार अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ठंडक की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे वह बर्फ को छू रहा हो। लेकिन उस पल दोनों की सांसें एक हो गईं। कुछ देर बाद हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अभिमन्यु मुस्कुराया। कितनी सुंदर लग रही हो आज। माया ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में कुछ ठंडापन था। सुंदर चीजें हमेशा ज्यादा देर तक नहीं रहती। अभी क्या मतलब? माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुमने कभी सोचा है कि हम पहली बार मिले तो तुम्हें इतना अपनापन क्यों लगा? क्यों तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो? अभिमन्यु थोड़ा हकला गया। शायद पहला प्यार ऐसा ही होता है। माया ने सिर हिलाया। नहीं अभिमन्यु, ये पहला प्यार नहीं है, ये आखिरी मौका है। वह करीब आई। उसकी आंखें अब गहरी नीली रोशनी से चमक रही थीं। पहले जन्म में तुमने मुझे धोखा दिया था। तुमने वादा किया था कि मरते दम तक मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम किसी और के हो गए थे। मैं तुम्हें चाहती थी अपने पूरे अस्तित्व से, और जब तुम मेरे नहीं रहे तो मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रही हो तुम? माया की आवाज अब दोहरी गूंज में बदल गई थी। मैं वही हूं अभी, वही जिसे तुमने धोखा दिया था, वही मंजुलिका जिसने तुम्हारे दिल में अपनी जान डाली थी, और आज फिर लौटी हूं तुम्हें पूरा अपना बनाने। अभिमन्यु पीछे हटने लगा। नहीं माया, ये मजाक है, तुम मुझे डरा रही हो। माया ने हवा में अपने हाथ उठाए। चारों तरफ अचानक तूफान उठ गया। धुंध में उसकी परछाई लंबी होकर जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से नीली ज्वाला जैसी चमक निकल रही थी। ये मजाक नहीं है अभी, ये अधूरा प्यार है जो मौत से भी लौट आया है। वह पास आई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने अभिमन्यु का चेहरा पकड़ा और फुसफुसाई, मैं तुझे नहीं मारूंगी इस बार, क्योंकि इस बार तू खुद मरेगा मेरे लिए। अचानक माया के पीछे वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई, वही जिसने खंडहर में चेतावनी दी थी। वह कांपती आवाज में बोली, भाग जा बेटे, ये औरत नहीं है, ये श्रापित आत्मा है, इसे अधूरा प्यार जलाता है। तुम्हारी लाय को लेकर मैं नहीं के किनारे फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले कि तुमको मैंने ही मारा है। जानते हो मैंने तुमको क्यों मारा? क्योंकि तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और का नहीं हो सकते। लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारे पिता को पता चल गया कि तुमको मैंने ही मारा है। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ आकर एक रात मेरे पेट में चाकू घोंपकर मेरे झोपड़ी में आग लगा दिए थे। अब कुछ याद आया अभिमन्यु, कह उसके पास आने लगती हैं। तभी अभिमन्यु पीछे हट जाता है। ये झूठ है, मैं वो नहीं हूं। नहीं अभी, माया चीखी, तुम वही हो, वही आत्मा, वही आंखें। मैंने तुम्हें पहचाना पहली मुलाकात में ही। अभिमन्यु कांप गया। माया धीरे धीरे उसके करीब आई। उसका चेहरा ठंडा और पीला पड़ चुका था। मैंने तुमसे बदला लेने की ठानी थी। हर जन्म में, हर बार मैं तुम्हें खोजती हूं, प्यार करती हूं, और फिर तुम्हें वही दर्द देती हूं जो तुमने मुझे दिया था। वह अभिमन्यु के गाल पर उंगलियां फेरती है। लेकिन इस बार कुछ अलग। अभी इस बार दिल नहीं मान रहा। अभिमन्यु की आंखें भी नम हो गईं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो खुद को इस श्राप से मुक्त कर लो माया। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम इंसान हो, बस अपने गलत अतीत में फंसी हुई हो। माया की आंखों में दर्द झलकने लगा। क्या सच में तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो, जब तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अभिमन्यु ने धीरे से कहा, प्यार किया था, करता हूं और करता रहूंगा, चाहे तुम इंसान हो या आत्मा। माया रो पड़ी। उसकी आंखों से निकलते नीले आंसू जमीन पर गिरकर धुएं में बदल गए। अगर ऐसा है तो मुझे गले लगा लो। आखिरी बार अभिमन्यु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ठंडक की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे वह बर्फ को छू रहा हो। लेकिन उस पल दोनों की सांसें एक हो गईं। कुछ देर बाद हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अभिमन्यु मुस्कुराया। कितनी सुंदर लग रही हो आज। माया ने सिर झुकाया। उसकी आवाज में कुछ ठंडापन था। सुंदर चीजें हमेशा ज्यादा देर तक नहीं रहती। अभी क्या मतलब? माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुमने कभी सोचा है कि हम पहली बार मिले तो तुम्हें इतना अपनापन क्यों लगा? क्यों तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो? अभिमन्यु थोड़ा हकला गया। शायद पहला प्यार ऐसा ही होता है। माया ने सिर हिलाया। नहीं अभिमन्यु, ये पहला प्यार नहीं है, ये आखिरी मौका है। वह करीब आई।
उसकी आंखें अब गहरी नीली रोशनी से चमक रही थीं। पहले जन्म में तुमने मुझे धोखा दिया था। तुमने वादा किया था कि मरते दम तक मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम किसी और के हो गए थे। मैं तुम्हें चाहती थी अपने पूरे अस्तित्व से, और जब तुम मेरे नहीं रहे तो मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या क्या कह रही हो तुम? माया की आवाज अब दोहरी गूंज में बदल गई थी। मैं वही हूं अभी, वही जिसे तुमने धोखा दिया था, वही मंजुलिका जिसने तुम्हारे दिल में अपनी जान डाली थी, और आज फिर लौटी हूं तुम्हें पूरा अपना बनाने। अभिमन्यु पीछे हटने लगा। नहीं माया, ये मजाक है, तुम मुझे डरा रही हो। माया ने हवा में अपने हाथ उठाए। चारों तरफ अचानक तूफान उठ गया। धुंध में उसकी परछाई लंबी होकर जमीन से ऊपर उठने लगी। उसके बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से नीली ज्वाला जैसी चमक निकल रही थी। ये मजाक नहीं है अभी, ये अधूरा प्यार है जो मौत से भी लौट आया है। वह पास आई, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने अभिमन्यु का चेहरा पकड़ा और फुसफुसाई, मैं तुझे नहीं मारूंगी इस बार, क्योंकि इस बार तू खुद मरेगा मेरे लिए। अचानक माया के पीछे वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई, वही जिसने खंडहर में चेतावनी दी थी। वह कांपती आवाज में बोली, भाग जा बेटे, ये औरत नहीं है, ये श्रापित आत्मा है, इसे अधूरा प्यार जलाता है। ये तुझे अपने बातों में फंसा रही है, इसकी बातों में मत आना। जानते हो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उस रात क्या हुआ था? नहीं तो सुनो। उस रात जब तू इसे टैक्सी में बैठा कर चला गया, तब कुछ दूर जाने के बाद इसने टैक्सी ड्राइवर को दूसरे रास्ते यानी शमशान घाट के पिछले वाले रास्ते की ओर टैक्सी ले जाने को कहा। फिर इसने टैक्सी वाले पर दपर्ण में देखकर आंख मारने लगी। टैक्सी ड्राइवर भी इसको देखकर दपर्ण में ही आंख मारने लगा। तभी कुछ समय बाद ये पीछे से अपनी बाहों में उसको पकड़ने लगी। टैक्सी ड्राइवर भी इसके भावनाओं में बहकर अपना टैक्सी वहीं शामशान घाट के गेट पर रोक दिया। शमशान घाट का दरवाजा खुला था। दोनों उसके अंदर चले गए। फिर दोनों अपना अपना वस्त्र उतारकर बीच शमशान में ही संबंध बनाने लगे। धीरे धीरे आधी रात बीत गई थी। जब उसका होश टूटा तो वह शमशान घाट के बिचों बिच था। जब इसकी ओर देखा तो ये अपनी असली रूप में यानी चुड़ैल के रूप में थी। वह इसे उस रूप में देखकर डर के भागने लगा, लेकिन इसने उसे पकड़कर उसकी दोनों आंखें निकालकर खा गई और उसे तड़पा तड़पा कर मार दी। अब भी समय है, सुनो, भाग जा बेटे, भाग जा। अभिमन्यु ने उस ओर देखा, लेकिन अगले ही पल हवा का झोंका आया और बूढ़ी औरत गायब हो गई। अब केवल माया थी और चारों तरफ अंधेरा। अभी उसने धीमे से कहा, मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती, मेरे साथ चलो। अभी उस प्यार को समझो, याद करो वो दिन जो मेरे साथ बिताए थे। अभिमन्यु की सांस तेज हो गई। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जमीन से जैसे उसके पैर चिपक गए हों। माया ने अपना चेहरा उसके करीब लाया और बोली, याद है पिछली बार तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक साथ रहूंगा। अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। अभी माया ने अपने होंठ अभिमन्यु के होंठों पर रख दिया और उसी पल अभिमन्यु को लगा जैसे उसकी रगों में बर्फ बहने लगी हो। उसकी आंखें खुली रह गईं और उसके शरीर से धीरे धीरे जान निकलने लगी। तभी अभिमन्यु ने अपने कमर से एक पॉकेट से कुछ लाल रंग का एक पदार्थ निकालकर माया की आंखों में दे मारता है। आंख में पड़ते ही माया झटपटाने लगती है। तभी विक्रम अपनी कमर से एक पुरानी कतार निकालकर माया के नाभि में दे मारता है। माया वही गिर जाती है। सुबह होता है। चांदनी चौक के चबूतरे के पास जमीन पर एक लाल दुपट्टा पड़ा था, बिल्कुल वही जो माया उस दिन कॉलेज में पहनी थी। उस दिन के बाद माया कभी कॉलेज नहीं आई। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन कई लोगों ने चांदनी चौक के पीछे वाले श्मशान के पास एक लड़की को सफेद कपड़ों में खड़ा देखा, जो बस मुस्कुराती है और कहती है, मेरा अभी लौट आएगा, इस बार हमेशा के लिए लौट आएगा। दोस्तों, इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे, ताकि मैं आपके लिए उस तरह की कहानी आपके लिए लेकर आ सकूं। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।